ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट का रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का ये फर्स्ट लेक्चर है और हम आज क्या क्या पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन सॉरी, रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन लिख दिया मैंने, एंड इट्स लॉज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, ये रिफ्रैक्शन है, याद रखिएगा। ये है करेक्ट इसकी, थोड़ा सा गलत हो। स्नेल लॉ पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, बहुत इजी इजी प्रॉब्लम्स करेंगे। अभी तो हमारा जैसे जैसे टॉपिक होता जाएगा हमारा लेवल बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, अभी तक हमने लाइट चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, बताएगा कोई? सर रिफ्लेक्शन पढ़ा है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर्स को पढ़ा है। बिल्कुल, मतलब हमने अभी तक पढ़ा है कि जैसे लाइट लाइट के फॉर्म में देखा जाए, अभी तक ओवरव्यू पूरी क्लास का, कि लाइट ऐसे आ रही है और वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जा रही है, हो रही है। यस सर। ये आपका नॉर्मल था, ये आपकी इंसिडेंट रे थी, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे। अब वो चाहे प्लेन मिरर से हो रही हो, चाहे स्फेरिकल मिरर से हो रही हो, चाहे स्फेरिकल मिरर से हो रही है। स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप के थे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, दो टाइप के थे। अब किसी से भी हो रही हो, लेकिन क्या हम सभी केसेस में, प्लेन मिरर में और स्फेरिकल मिरर में, दोनों में क्या लाइट उससे टकरा रही थी, बाउंस बैक हो रही थी उसी मीडियम में? यस सर। तो जब लाइट टकराने के बाद में बाउंस बैक होती है सेम मीडियम में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि बाउंस बैक। बाउंस बैक अगर होगी तो हमारा होगा रिफ्लेक्शन, याद रखें, जो कि हम अभी तक पढ़ चुके हैं। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब लाइट बाउंस बैक नहीं होगी। अब क्या होगा? जिस ऑब्जेक्ट पे लाइट डाली जाएगी उससे पास होगी लाइट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम इसमें लेने वाले हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे कहीं पे, ट्रांसपेरेंट जैसे वाटर है, ट्रांसपेरेंट होता है ना, साफ वाटर। नदी नदी का वाटर नहीं, गंदा, गंदी वाली नदी का, नाले का पानी की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांसपेरेंट वाटर। उसमें हम काफी सारी चीजें, आपने देखा होगा, कुछ सिक्के नीचे पड़े रहते हैं, कुछ चीजें हमें थोड़ी सी ऊपर दिखाई देती हैं, देखा है? यस सर। पानी में आपने देखा है कि टैंक की गहराई मान लो, छत वाली टंकी की गहराई है मान लो 2 मीटर, 2 मीटर गहराई है, उसमें आपने कोई सिक्का डाल दिया, आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा टैंक से ऊपर कहीं रुक गया है, लेकिन वो एक्चुअल में कहाँ होता है? टैंक पे ही होता है। ये सारी चीजें पढ़ेंगे, एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन आगे चल के पढ़ेंगे। ये सारी चीजें किस में आएंगी? रिफ्रैक्शन में। समझ में आया हम क्या पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन में? सारी चीजें, यस सर। ये कुछ कुछ चीजें मैंने बताई हैं, आगे जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे हम बताते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन होता क्या है? रिफ्रैक्शन होता है सिंपल, जब आपकी लाइट को किसी एक ऑब्जेक्ट पे, किसी एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट पे गिराया जाता है, तो लाइट क्या होती है? लाइट क्या होगी? बेंड होती है। लेकिन अभी क्या देखो, प्रोजेक्टेड नॉर्मली, जब आप परपेंडिकुलरली गिराते हो तो प्रोजेक्ट तो बेंड नहीं होती। किसी एंगल पर, जैसे देखो ये बल्ब है, तो जैसे आपने बल्ब जलाया, उसके जो परपेंडिकुलर लाइट थी वो सीधी निकल गई, लेकिन जो बैंड लाइट थी उसको जाना किधर था एक्चुअली में? ऐसे जानी चाहिए थी ये, यस सर। ऐसे ऐसे जाना चाह रही थी ना, ये ऐसे ऐसे जाना चाह रही थी, ये भी कुछ ऐसे जाना चाह रही थी, ये भी कुछ ऐसे जाना चाह रही थी, लेकिन ये कुछ बेंड हो गई है। बेंड हुई है, यस हुई है ना? यस सर। प्रैक्टिकली भी ऐसा हो रहा है कि अगर कोई लाइट किसी, देखो जहां से आ रही है, क्या यहाँ पे एयर है? भाई बल्ब यस आपके सर। एयर के अंदर, एयर में ही होगा ना, तो इसको हम बोलते हैं, देखो जहां पे एयर है तो इसको हम बोलेंगे रेयर मीडियम। रेयर मीडियम का मतलब क्या है? इस मीडियम की डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम है। और जैसे ये मान लो ग्लास है, ग्लास का मान लेता हूं, क्या ग्लास की डेंसिटी एयर से ज्यादा होगी?
Yes, sir. हाँ? इसको हम बोलेंगे डेंसर मीडियम। आगे मीडियम्स के बारे में पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो अब डेंसर, रेयर, ये समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो अभी हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विद डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। इसने गोल गोल आंसर दिया है कि डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या है कि ये रे इनिशियली किस में ट्रेवल कर रही थी, एयर में। इनिशियली किस में ट्रेवल कर रही थी, Air. एयर में। और जब यहाँ पे आने की जैसे ही टकराई, टकराने के बाद में किस में पहुंच गई है, किस में पहुंच गई, मान लो ग्लास है, ये Glass. ग्लास है, तो ये जो रे होती है वो क्या करती है, अपने पाथ से नॉर्मल की तरफ को झुक जाती है। अपने पाथ से देख रहे हो आप, जानी कैसे जाना चाह रही थी कैसे, ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है, डॉटेड लाइन दिख रही है ना, Yes, sir. ये जाना चाह रही थी ऐसे, लेकिन गई कैसे, जो रिफ्लेक्टेड रही है येलो टाइप की दिख रही है, गई है ऐसे। और ये क्या है आपका, नॉर्मल है, नॉर्मल ऑन द सरफेस। तो आई क्या है आपका, आई जो पहले होता था रिफ्लेक्शन में जो था, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं आई, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं हम आर को। ये जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन होता है आई माइनस के आर, आई माइनस के आर। देखो एंगल ऑफ डेविएशन को अगर एक्चुअल में ये ऐसे जाती, अगर ये एक्चुअल में ऐसे जाती ना, तो आपका वही रिफ्लेक्शन वाला लॉ फॉलो हो जाता, भले ही ये वाला टोटल एंगल आई के इक्वल होता। देखो तभी तो आप डेल्टा निकाल सकते हो। ये वाला डेल्टा कैसे आया है, आप अगर देखोगे तो आई इक्वल टू आर ही तो है। तो आपको ये आई माइनस के आर समझ में आ रहा है, ये वाला एंगल क्या है, आई माइनस के आर। ये आई माइनस के आर, इसको बोलते हैं हम डेल्टा। इस डेल्टा का नाम क्या है, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। कितने एंगल से आपकी रे डेविएट हुई है, जहां पे एक्चुअल में जाना चाह रही थी, एक्चुअल में जहां पे जाना चाह रही थी उस पाथ से कितनी डेविएट हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है इतना? Yes. Yes, sir. ओके ओके। अब हम आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, the ratio of speed of light in vacuum to its speed of light in specific medium। देखो जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई ये मेरे पास ग्लास का मटेरियल है, ग्लास का बॉक्स है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, तो सबसे पहले मुझे पता होनी चाहिए कि इसके अंदर स्पीड की, लाइट की स्पीड क्या हो। अब आप बोलोगे सर मैं कैसे नाप सकता हूँ लाइट की स्पीड, ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है लाइट की स्पीड नापना। तो ये एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू नापी जाते हैं, बहुत मतलब बड़े बड़े मशीन्स होती हैं, उनकी हेल्प से नापी जाती है, नैनो सेकेंड में। नैनो सेकेंड्स का भी हमें वेरिएशन करना पड़ता है, क्योंकि लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतना चलती है लाइट से। तो हम नॉर्मल तो नहीं नाप सकते, अपनी आंखों से तो नहीं नाप सकते, लेकिन हैवी मशीन्स की हेल्प से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये नापा जा सकता है। तो हमें ये नॉर्मली पढ़ना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो जो सी है ना, सी क्या है आपका, सी की वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸ meter per second. 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जिस मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, उस मीडियम में, उसी मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है वो चाहिए। समझ रहे हो, उन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं, Refractive index. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना वो यूनिट लेस होता है। अच्छा एक बात बताओ, म्यू है, ऊपर स्पीड है लाइट की, क्या मीटर पर सेकंड में होगी, Yes, sir. नीचे स्पीड भी लाइट, नीचे भी स्पीड लाइट की है, क्या मीटर पर सेकंड हो, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट जाएगा, इसलिए ये क्या होती है, यूनिट लेस होता है। क्या होता है ये, यूनिट लेस होता है। अच्छा यूनिट लेस है तो क्या डायमेंशन लेस भी होगा,
Yes, Yes, sir. नहीं है तो डायमेंशन कैसे हो सकती है? और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, जो कि आपके सिलेबस में भी नहीं है। एक्चुअली में हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मटेरियल मान के चलते हैं, एक्चुअली में नहीं होता, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, और आपके जितना आपको पढ़ना है आपको एज अ स्केलर ही पढ़ना है, ठीक है? तो अभी आप मान के चलो कि इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, एंड नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डेंसर मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेयर मीडियम। अच्छा एक बात बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का ही ज्यादा क्यों होगा? कोई बताएगा मुझे? सर क्या पूछा आपने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का ज्यादा होगा, रेयरर मीडियम का कम होगा, ऐसा क्यों होता है? सर डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, बिल्कुल एग्जैक्टली हर्ष। डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट आपकी कम हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देखोगे, अगर यहाँ पे देखोगे कि आपका म्यू है c अपॉन v, देखो ये तो आपका कांस्टेंट है 3 × 10⁸, ये अगर कम हो गया तो क्या ये बढ़ जाएगा? यस सर। इसीलिए डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रेयर मीडियम। देखिए कुछ एग्जांपल यहाँ पे बेसिक ये हुए जो जनरली यूज होते हैं। एयर का होता है 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये ध्यान रखिएगा। एब्सोल्यूट का मतलब है कि रिलेटिव नहीं है, ये खुद के हैं, खुद के रेस्पेक्ट में ही बताया गया है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.33, ग्लास का है 1.5 और डायमंड का है 2.4। ये एक्सपेरिमेंटली रिलेटेड डाटा है। तो अभी हम देखने वाले हैं कि म्यू ऑप्टिकल ऑफ रेयर, जैसा कि हमने बताया कि रेयर मीडियम का क्या होता है, रेयर मीडियम का म्यू क्या होता है? कम होता है एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। क्लियर है सबको? Yes, यस sir. सर। आगे बढ़े। Yes, sir. तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? अभी तक हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा, सॉरी पहले हमने रिफ्रैक्शन देखा, रिफ्रैक्शन के बाद में हमने एंगल ऑफ डेविएशन देखा, इंसिडेंट एंगल देखा और रिफ्रैक्शन एंगल देखा, ठीक है? उसके बाद हमने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब हम आते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिलेटिव का मतलब कोई बता सकता है? रिलेटिव का मतलब सर किसी चीज के रिस्पेक्ट में। हाँ बिल्कुल, किसी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि क्लास में सबसे ज्यादा रेस्पॉन्स कौन करता है, फॉर एग्जांपल अपनी क्लास से मैं बोलूं हर्ष करता है, हर्ष किसके रेस्पेक्ट में? जो कभी क्लास में नहीं बोलता उसके रेस्पेक्ट में मान लो 100% रेस्पॉन्स करता है। लेकिन जैसे मैं बोलूं रिया चंदेल के रेस्पेक्ट में, रिया चंदेल की रेस्पेक्ट में हर्ष 100% नहीं करता, क्योंकि रिया चंदेल भी रेस्पॉन्स करती है। जब क्वेश्चन करवाते हैं रिया चंदेल भी आंसर करती है, तब हर्ष की इफेक्ट जो वैल्यू होगी वो 100% नहीं होगी। हो सकता है 50% हो, 60% हो, 40% हो, लेकिन 100% नहीं होगी, क्योंकि रिया चंदेल भी रेस्पॉन्स करती है। तो ये क्या है? रिलेटिव डाटा, एक दूसरे के रिलेटिव देखते हैं। समझ में आ रही है बात? यस सर। मैंने आपकी क्लास का ही एग्जांपल लिया, इसीलिए देखो रिलेटिव इंडेक्स को हम कैसे पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लो कि ये कोई मीडियम है और ये आपका रेयर मीडियम है और ये आपका डेंसर मीडियम है। तो आपकी एक रे आई जो कि रेयर मीडियम से आ रही थी, जाना चाह रही थी ऐसे, जाना चाह रही थी ऐसे, और गई कैसे? गई नीचे की तरफ, थोड़ा सा झुक। अभी थोड़ा सा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तब देखेंगे इसको। जो आपकी रे जो होती है ना, वो जिस तरफ जाना चाहती है उससे नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा झुक जाती है जब आपकी रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ एंटर। और सिमिलरली अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा? नॉर्मल से दूर हट जाती है। नहीं आया बात समझ में? नहीं आई? जैसे सर मान आगे। जैसे मान लो ये मेरा क्या है, कोई ग्लास का बॉक्स है जिसको हम डेंसर मीडियम बोलते हैं, ठीक है? अब मेरी रे यहां से आ रही है एयर से, ये मेरा कोई नॉर्मल है ये। तो जाना चाहती थी ये ऐसे, लेकिन जाएगी कैसे? ऐसे। देखो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा झुक गई है। सिमिलरली
अगर मैं बोलूं कि यहां से मेरी रे एक बाहर की तरफ जा रही है, तो देखो यहाँ पे आई, जाना चाहते हो, ये आपका नॉर्मल हो गया, जाना चाहती थी ऐसे, लेकिन जाएगी कैसे, ऐसे, नॉर्मल से दूर हट गई, नॉर्मल से दूर हट गई। जब आपकी रेयर से डेंसर में आती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, और डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। क्लियर है इतना? यस Yes, sir. तो ये इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो हमारा म्यू क्या था? अगर मैं बोलूं फर्स्ट मीडियम, इसको मैं बोल दूं फर्स्ट मीडियम, इसको मैं बोल दूं सेकंड मीडियम, तो मैं फर्स्ट मीडियम के लिए म्यू वन क्या बोलूंगा, सी अपॉन वी वन बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? मान लो यस वी वन क्या है, मेरी वी वन क्या है, फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड है, और वी टू क्या है, सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड है। क्लियर है इतना? Yes, sir. क्योंकि मेरा सी तो कांस्टेंट रहेगा ना, किसी भी मीडियम में हो सी, मेरा लाइट स्पीड ऑफ लाइट हमने वैक्यूम के लिए वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब मुझे चाहिए रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या है? रिलेटिव का मतलब है म्यू टू डिवाइडेड बाई म्यू वन, या फिर म्यू वन डिवाइडेड बाई म्यू टू कर लो आप, जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी। तो हमने मान लो म्यू टू डिवाइडेड बाई म्यू वन किया, तो क्या म्यू टू की वैल्यू डाल दूं यहाँ पे ऊपर, सी डिवाइडेड बाई वी टू। सिमिलरली म्यू वन की वैल्यू डाली सी डिवाइडेड बाई म्यू वन, तो आप देखोगे सी से सी कैंसिल हो गया, और ये पहुंच जाएगा ऊपर और ये रहेगा नीचे, तो आपका हो जाएगा न्यू वन डिवाइडेड वी वन डिवाइडेड बाई वी टू, वी बोलो, न्यू मत बोलो, वी वन डिवाइडेड बाई वी टू। अब देखो म्यू टू डिवाइडेड बाई म्यू वन को क्या लिख रहे हैं हम, वन म्यू टू। ये नोटेशन थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटेशन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि ये यूज में आने वाला है, काफी सारी, कई बार हम इस नोटेशन को यूज करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। वन म्यू टू का मतलब क्या है, वन म्यू टू का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। समझ में आ रही है बात? जैसे मैं आपको बोलूं म्यू थ्री टू, यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला बताओ जरा, क्या होगा? जो बाद में है, जो इसके बाद में है, वो कहाँ आता है, ऊपर आएगा, म्यू थ्री डिवाइडेड बाई म्यू टू। इसको बोलूंगा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विच मीडियम, बोलो? सर थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम, यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। क्लियर है इतना सबको? Yes, sir. यस Yes. सर तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V1 डिवाइडेड बाई V2। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा क्लियर हुआ? Yes, sir. यस Yes, सर sir. अब देखो, अच्छा एक बात बताओ, क्या हमने पढ़ा था कि C इक्वल टू लेमडा एफ, याद है? यस सर EM वेव्स में, Yes, sir. EM वेव्स में, EM वेव्स में C इक्वल टू लेमडा एफ। C क्या था, लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट थी। मैं मान लो मैं ये मेरी V है, स्पीड ऑफ लाइट मेरी V है, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में मेरी स्पीड ऑफ लाइट V है, तो क्या होगा, लेमडा एफ होगा। तो क्या मैं बोलूं V इक्वल टू लेमडा एफ, जो F है डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कभी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। डिपेंड क्या करेगा, वेवलेंथ। क्या डिपेंड करेगी, वेवलेंथ। बेटा रेस्ट कम आ रहा है, ऊपर होके निकल रहा है क्या? नो सर No, sir. तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? काफी कम लोग बोल रहे हैं। Repeat कर. ओके, देखो, जो हमने, जैसा हमने उसमें पढ़ा था ना, EM वेव्स में, EM वेव्स में वहां पे मैंने फॉर्मूला बताया था को C इक्वल टू लेमडा एफ। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। किसी भी मीडियम में लाइट ट्रेवल करे, फ्रीक्वेंसी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा तो किस पे, वेवलेंथ। तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे ही आप फर्स्ट मीडियम में पहुंची लाइट, मान लो उसकी वेवलेंथ हो गई लेमडा वन, सेकंड मीडियम में पहुंची वेवलेंथ हो गई लेमडा टू, तो हम इस V1 और V2 की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, एफ लेमडा वन डिवाइडेड बाई एफ लेमडा टू, और यहाँ पे एफ से एफ कैंसिल हो जाएगी, तो आपका क्या आ जाएगा, लेमडा वन डिवाइडेड बाई लेमडा। मतलब आपका ये फाइनल फॉर्मूला ये आ गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रिलेटिव इंडेक्स निकाल, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए। या तो आपको वेवलेंथ के फॉर्म में दे दे तब भी आप निकाल सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में दे दे तब भी आप निकाल सकते हो, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो।
क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि अगर आपको चाहिए जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, तो आपको याद रखना है हमेशा जो पहले आया है वो पहले आएगा, जो बाद में आया है वो बाद में आएगा, जो पहले आया है वो पहले आएगा, जो बाद में आया है वो बाद में आएगा, ये याद रखना है। लेकिन अगर म्यू के फॉर्म में इसको लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, μ2 डिवाइडेड बाई μ1। इसको भी याद रखना, इसको पहले बाद में मत कर देना वरना गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? Yes, Yes, sir. sir. ये 1 μ2 को हम क्या लिखते हैं, μ2 बाई μ1 लिखते हैं, और जो जब बाद में वेलोसिटी और वेवलेंथ के टर्म में फॉर्मूला लिखते हैं तो v1 बाई v2 λ1 बाई λ2 ये लिखते हैं। क्लियर हुआ सबको इतना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, जरा ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो उसके बाद हैंड रेस करना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड इज 2.5 एंड ग्लास का है 1.5। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। डायमंड विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। वेट हर्ष, वेट ब्रो, वेट। एक बच्चे का आंसर आया है अभी 45, यानी कि 43 पीपल हैं अभी, फिर भी एक बच्चे का आंसर आया है। और ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, ये मान लो आप 10th क्लास का, उसी लेवल का है, आपके लेवल का है भी नहीं क्वेश्चन, आप तो 12th में आ चुके हो। 2 बच्चों का आंसर आया अभी। अनमोल बंसल आंसर बताओ। अनमोल सिर्फ रेशियो बता दो, कैलकुलेट मत करो, भले ही ऐसे बता दो रेशियो। प्रदीप ठाकुर 3/5. कितना? 3/5. ओके, हर्ष, Sir, 3/5 है रेशो में रिया चंदेल, 0.6. रिया चंदेल, Sir, ratio में 3/5 and ओके लेट्स सी क्या होता है। हमें म्यू दे रखा है किसका, डायमंड का। डायमंड का कितना दे रखा है, 2.5। सिमिलरली म्यू ऑफ वाटर, ग्लास है, सॉरी वाटर बोल रहा हूँ मैं, म्यू ऑफ ग्लास दे रखा है कितना, 1.5। हमें पूछा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। चीटिंग करो, चीटिंग करो। डायमंड विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी कि 2 की जगह पे डायमंड आएगा, 1 की जगह पे क्या आएगा, ग्लास आएगा, तभी तो होगा रिफ्रैक्टिव Glass. इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, यानी कि 1 सॉरी ग्लास म्यू डायमंड इक्वल टू म्यू ऑफ डायमंड डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ ग्लास। ये होगा आपका फॉर्मूला कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायमंड, यहाँ पे होगा ग्लास। इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स So refractive index of diamond of with respect to glass. diamond with respect to glass। इसका फॉर्मूला क्या होगा, म्यू डायमंड डिवाइडेड बाय म्यू ग्लास। म्यू डायमंड क्या है मेरा 2.5, म्यू ग्लास क्या है मेरा 1.5। जरा इसको
पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, 25 डिवाइडेड बाई 15, तो 5 से कैंसिल कर दो, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, तो 5/3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको कैसे आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये क्वेश्चन करो, आप ये क्वेश्चन करो फास्ट। द वेलोसिटी ऑफ लाइट 10 टू द पावर 8 है, ये 10 टू द पावर 8 है मीटर पर सेकेंड। If the refractive index of water is 4/3, find the velocity of light in water. इतने इजी क्वेश्चन है यार, इतने इजी क्वेश्चन है, मुझे आपसे बोलने में भी शर्म आ रही है, कैसे बोलूं कि बच्चों करो क्वेश्चन को, और फिर भी आपसे हो नहीं रहा, आपको न करने में शर्म नहीं आ रही है। सबसे होने चाहिए थे ये क्वेश्चन। 44 है, मैं बोल रहा हूँ 44 बच्चों से 45 बच्चों के आने चाहिए थे। ये तो उस बच्चे का भी आना चाहिए जो घर पर सो रहा है, उस बच्चे का भी आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन भी था ऐसा ही। करो। रिया और हर्ष आप दोनों का आ चुका है? Yes, sir. ओके, दो ही बच्चे पेन कॉपी लेके बैठे हैं क्या? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? हम्म, एक मिनट, लेट आए हो तो क्या करें फिर अब। हमने काफी वेट किया था बच्चों का, 6-7 मिनट तक वेट किया था, उससे ज्यादा वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाकी लोग टाइम से आ गए, उनके टाइम की भी तो वैल्यू है। जो टाइम से नहीं आ रहा उसकी ज्यादा वैल्यू कैसे कर सकते हैं? जो टाइम से आया है उसकी वैल्यू करनी पड़ेगी। ओके, प्रदीप ठाकुर आंसर बताओ। 2.25 into 10 to the power 8. ओके, प्रदीप आपका नाम क्या है बेटा? Sir, प्रदीप Dipanshu. दीपांशु। ओके, दीपांशु या दीपांशी? Dipanshu. ओके, हर्ष आंसर बताओ। हर्ष Sir, बोलो। sir, 4 into 10 to the power 8 meter per second. रिया चंदेल? Sir, 2.25 into 10 raised to the power 8. प्रीति बनियाल? Sir, 2.25 into 10 raised to the power 8. ओके, फिर भी कुछ बच्चों का डिफरेंट आंसर आया है एक दूसरे से, सबका सेम आना चाहिए था ये क्वेश्चन तो। देखो, स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है, सी दे रखा है आपको कितना, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। इसको तो नहीं देता तब भी हमारा यही था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या है आपका, यानी कि म्यू ऑफ वाटर आपको दे रखा है कितना, 4/3। आपको पूछा क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट पूछा है। आपको म्यू का फॉर्मूला क्या था, C/V था कि नहीं था? Yes, sir. Yes. म्यू क्या है आपका, 4/3 है। सी क्या है आपका, 3 into 10 to the power 8 है, डिवाइडेड बाई क्या होगा, V। By 3. V आपको चाहिए, V चाहिए अगर, तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर भेज दो, तो क्या होगा, V इक्वल टू 3 into 3 into 10 to the power 8 डिवाइडेड बाई 4 होगा कि नहीं होगा? Yes. Yes, Yes, sir. है? तो यहाँ पे देखो, 9 into 10 to the power 8 डिवाइडेड बाई 4, जब 9 को 4 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 2.25. 2.25. 2.2 समथिंग आएगा, जो 2.2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। इसमें भी किसी बच्चे का 4 मीटर पर सेकेंड आ रहा था, उन्होंने क्या किया, वो उल्टा पुट कर दिया होगा, 3 से 3 काट दिया होगा, यही आया था, यही किया है मिस्टेक। Yes, sir. इतनी छोटी सी कैलकुलेशन में अगर आप मिस्टेक करोगे तो कैसे काम चलेगा? ऐसे तो नहीं चल पाएगा ना काम,
ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशंस में अगर मिस्टेक करोगे तो काम नहीं चलेगा बेटा। अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। बहुत देख लिया दुनिया के नजारे, अब हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मैं बता चुका हूं आपको एक्चुअली। द इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द surface separation of two medium at a point of incidence all lie in the same plane। ये बोल रहा है कि जो आपका, जैसे आपको याद है उसमें भी एक हमारा रिफ्लेक्शन में भी क्या था, नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन में लाई कर रहे थे। Yes, sir. Yes, Yes, sir. इसमें भी क्या हो रहा है, सेम प्लेन में लाई करेंगे। जैसे मान लो ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये रे आई, ये आपका नॉर्मल था, ऐसे हो गई, ये आई और ये निकल गई। तो ये क्या बोल रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। देखो वहां पे क्या बोलते थे, रिफ्लेक्ट होने के बाद में जो रे आती थी उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते थे। यहाँ पे रिफ्रैक्ट होके जा रही है तो इस रे को क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। समझ में आ रही बात? Yes, Yes, yes. sir. रिफ्लेक्शन में जब लाइट जाती थी रिफ्लेक्ट होने के बाद में उसको हम बोलते थे रिफ्लेक्टेड रे, और जब रिफ्रैक्शन में लाइट रिफ्रैक्ट होके जाती है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। और देखो नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस ये रहा। पॉइंट ऑफ सेपरेशन, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, सरफेस सेपरेशन ऑफ टू मीडिया। जो सरफेस है उस पर एक पॉइंट होता है ना, उसको पॉइंट ऑफ सेपरेशन, यानी कि उस पॉइंट के बाद में लाइट को मिलेगा क्या, या तो रेयर मीडियम या डेंसर मीडियम। मतलब जिस मीडियम से लाइट आ रही है और जिस मीडियम में जा रही है, उन दोनों को जिस पॉइंट से सेपरेट किया जाता है उन दोनों को बोलते हैं सरफेस सेपरेटिंग, या फिर सेपरेटिंग सरफेस ऑफ टू मीडियम। समझ मारे? क्या यही वाला मेरा सरफेस होगा, यहां से ऊपर जा रहा हूं तो मेरा एयर है, नीचे आ रहा हूं तो मेरा गिलास है, yes, sir. हैं? Yes, sir. और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पे लाइट गिर रही है वो पॉइंट भी, ये सारी चीजें एक ही प्लेन में लाई करेंगी। सारी की सारी चीजें किस में लाई करेंगी, एक ही प्लेन में लाई करेंगी। ये हमारा रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ है। समझ में आया फर्स्ट लॉ? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब आता है सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ क्या कहता है, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल। यानी कि जो इंसिडेंट एंगल था, आई था कि नहीं, स्टार्टिंग में बताया था मैंने। Yes, sir. Yes, दोबारा बताता हूँ जस्ट वेट। ये आपका, ये नॉर्मल से जो एंगल बनता है, ये जाना चाह रही थी ऐसे, गई ऐसे, ये आपका आई है और ये आपका क्या है, आर है। तो जो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल डिवाइडेड बाई साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्रेक्टेड रे का जो एंगल है नॉर्मल के साथ में, उन दोनों का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। इसको हम स्नेल लॉ भी बोलते हैं, या तो इसको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोल दो, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, या इसको हम एक और नाम दिया था, स्नेल लॉ भी बोलते हैं। समझ में आई बात? Yes, Yes, sir. यानी कि साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट विच इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। क्लियर है इतना? yes, Yes, sir. अब देखो कंडीशन देख लो, व्हेन लाइट रे ट्रेवल अलोंग द नॉर्मल drawn to intersurface in two medium, no refraction takes place। आपको याद है सबसे पहली जो थी उसमें लाइट नॉर्मल टू द सरफेस जा रही थी कि नहीं जा रही थी? yes, sir. Yes, yes, sir. sir. मैं दिखा रहा हूँ, डोंट वरी, दिखा रहा हूँ। ये देखो, इसमें लाइट नॉर्मल टू सरफेस जा रही है कि नहीं जा रही है? Yes, sir. है ना? Yes, देखो जैसे लाइट गई एंटर की, क्या वैसे ही सीधे आगे की तरफ चली गई, बिना किसी डिफ्लेक्ट हुए, बिना कुछ रिफ्लेक्ट किए हुए, सीधे निकल गई ना भाई। yes, ये पाथ पे जा Yes, रही थी sir. उसी पे निकल गई है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, नॉर्मल से इंसिडेंट, हमारा इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों किससे होते थे, नॉर्मल से होते थे। तो क्या नॉर्मल भी ऐसे ही बनेगा इसका?
इस सरफेस पे नॉर्मल ऐसे Yes, बनेगा sir. कि नहीं बनेगा? तो देखो आई भी यहाँ पे 0 हो जाएगा और आर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दोनों यहाँ पे क्या हो गए, 0 हो गए। समझ में आई बात Yes, sir. ना? ओके, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, स्नेल लॉ डज नॉट एप्लीकेबल व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू 0। ये बोल रहा है भैया अगर आप जस्ट वर्टिकल लाइट डाल रहे हो ना, वहां पे फिर आप बोलोगे कि भाई साइन जीरो डिवाइडेड बाई साइन 0, क्योंकि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या हो रहे हैं, 0 0 हो रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा हमारा, इन्फिनिटी आ जाएगा। वहां पे क्या होता है, ये फेल हो जाता है, ये मना करता है भैया मुझे उस जगह पे यूज मत करना जहां पे इंसिडेंट लाइट सरफेस के नॉर्मल गिर रही हो, क्योंकि वहां पे इंसिडेंट एंगल भी 0 हो जाएगा और रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 हो जाएगा, तो मैं आपको आंसर इन्फिनिटी दूंगा। समझ में आ रही है बात? Yes. आएगा ना इन्फिनिटी, अगर आप इंसिडेंट एंगल 0 करो और रिफ्लेक्टेड एंगल 0 कर दोगे तो 0/0, 0 का डिवाइड अगर किसी भी नंबर में दोगे तो इन्फिनिटी आता है कि नहीं आता है? Yes, sir. तो आंसर क्या आ जाएगा फिर, इन्फिनिटी आ जाएगा। इसीलिए इसने क्या किया, पहले ही मना कर दिया, नॉट एप्लीकेबल व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 0। और 0 कब पॉसिबल है, जब आपकी लाइट नॉर्मल टू द सरफेस है। जब आपकी लाइट नॉर्मल टू द सरफेस है तो आपकी सीधी निकल जाएगी, और तो आपका क्या होगा, I इक्वल टू R इक्वल टू 0 होगा। इस कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं है स्नेल। समझ में आ रही है बात? क्लियर Yes, हुआ sir. इतना सब? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. अब जरा थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि एक्चुअली में क्या होता है। एक्चुअली में डिफरेंट एंगल्स पे अगर हम ट्राई करें, मतलब ये तो ये कह रहा है कि एक मीडियम के लिए साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि डिफरेंट एंगल्स पे अगर मैं भेजूं, हमने एक्सपेरिमेंट किया कि एक रे भेजी मान लो I1 एंगल पे, जो कि रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये जाना चाहती थी ऐसे और गई ऐसे, सिमिलरली सेकंड वाली जाना चाहती थी ऐसे, गई ऐसे, ये थर्ड वाली जाना चाहती थी ऐसे और गई ऐसे। तो इन तीनों के अलग अलग एंगल पे हमने 3 रे भेजी और तीनों के इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल देखे। अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ क्या होना चाहिए, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर मतलब म्यू, और क्या म्यू तीनों रे के लिए कांस्टेंट होगा, क्योंकि मीडियम तो सेम है ना तीनों रे के लिए, Yes, होगा sir. कि नहीं? अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ क्या तीनों रेस का रेशियो इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए क्या हुआ कि यहाँ पे साइन आई डिवाइडेड बाई साइन R1, साइन I1 डिवाइडेड बाई साइन R1 इक्वल टू साइन I2 डिवाइडेड बाई R2, I3 डिवाइडेड बाई R3 इक्वल टू क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट। समझ में आई बात? Yes, Yes, sir. sir. अब देखो, अब इन्होंने बोला कि फॉर पैराएक्सियल रेस क्या होती है, जरा बताओ मुझे। मैंने बताया था आपको पैराएक्सियल रेस क्या होती है। पैराएक्सियल रेस बताया था मैंने, याद करो। याद करो। आपको याद है प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल रेस थी वो पैराएक्सियल रेस थी, Yes, sir. याद है? Yes, sir. हैं? भूल गए? प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल एक्सिस थी, क्या वो पैराएक्सियल रेस थी? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे क्या होगा, इंसिडेंट एंगल आपका और रिफ्लेक्टेड एंगल वेरी स्मॉल होता है। जब आपका इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बहुत स्मॉल होता है तो आपका साइन आई और साइन आर क्लोज टू एंगल के हो जाते हैं, क्लोज टू एंगल हो जाते हैं। तो आप साइन आई और साइन आर की जगह पे आई ओवर आर लिख सकते हो। तो आप जरा देखो, μ1 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, μ1 आई इक्वल टू μ2
आर। ये आप उसके लिए कर सकते हो जैसे आपको रिफ्लेक्टेड एंगल दे दिया है, इंसिडेंट एंगल पूछा है, और मीडियम 1 का दे दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड का भी दे दिया है, एक चीज चारों में से पूछिए तो आप ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? फॉर्मूला क्लियर हुए दोनों, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला? आगे बढ़े सर Yes, रिपीट sir. कर दो एक बार। ओके। जब आपका एंगल बहुत छोटा हो, जब आपका इंसिडेंट एंगल, अच्छा एक बात बताओ, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? Zero. जीरो। 0 अब मैं बोलूं कि साइन 0.00001 की वैल्यू क्या होगी? क्लोज टू जीरो होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. यस सर हाँ? होगी कि नहीं? तो जब आपका एंगल बहुत छोटा है तो क्या आप देखोगे एंगल की जो वैल्यू है, क्या वही मेरी साइन की फाइनल वैल्यू आ रही है? भाई साइन जीरो है तो यस उसकी सर वैल्यू जीरो ही आ रही है। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, साइन आर क्लोज टू आर है, साइन आई क्लोज टू आई अगर है, अगर वो एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन आई क्लोज टू आई हो जाता है और साइन आर क्लोज टू आर हो जाता है। तो हमने क्या किया, उसको चेंज कर दिया, बस साइन आई की जगह पे आर आई पुट कर दिया, साइन आर की जगह पे आर पुट कर दिया, और जो रिलेटिव मीडियम था म्यू था, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था म्यू 21 था, मतलब दोनों का रिलेटिव होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, क्योंकि जिसमें से आ रही है और जिसमें जा रही है दोनों पे डिपेंड करेगा ना, लाइट कितना बेंड हो रही है, करेगा कि नहीं? Yes, sir. ना? तो इसीलिए उसको लिख दिया म्यू 2 डिवाइडेड बाय म्यू 1, और साइन आई की जगह पे हमने आई रख दिया ओनली, और साइन आर की जगह पे ओनली आर रख दिया, तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये फॉर्मूला आ गया। आई बात समझ में? Yes, sir. यस सर आगे बढ़े आप? ओके यस ये सर ये क्वेश्चन करो जरा। The angle of incidence of a ray of light is 45 degree. 45 degree I की वैल्यू देती है इसमें। If the ray of light travel from air to glass, इससे जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, find angle of refraction, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा है उसने, कब? जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास कितना दे रखा है? 1 पॉइंट। चीटिंग कराता हूं मैं आपको, इसमें से फॉर्मूला देख लो आप, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इजीली फॉर्मूला देख सकते हो आप, इजीली फॉर्मूला देख लो और कर दो आंसर। आप फॉर्मूला ये वाला यूज कर लो, मैं हिंट भी दे दूं, ये वाला फॉर्मूला यूज, क्योंकि एंगल छोटा नहीं है वहां पे, एंगल बड़ा है, 45 डिग्री है, इसलिए एंगल बड़ा है, इसलिए म्यू 2 डिवाइडेड बाय म्यू 1 इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। और 2 क्या है? जिस मीडियम में जा रही है, यहाँ पे 2 क्या है? ग्लास है, 1 क्या है? एयर है। यानी कि अगर मैं बोलूं आपसे म्यू 1 इक्वल टू म्यू जी इक्वल टू 1.5, सॉरी म्यू 2 है, ये म्यू 2 है, म्यू 1 इक्वल टू एयर, म्यू ऑफ एयर, म्यू ऑफ एयर के लिए क्या होता है उसकी वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है? 1, एग्जैक्टली 1 होती है। और आपको आई दे रखा है 45 डिग्री, पूछा क्या आपको? आर पूछा है, करो। अरे साइन में वैल्यू बता दो, मैं तब भी मान जाऊंगा कि हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत। सर साइन आर की वैल्यू 1/1.5 इंटू रूट 2 आई है। 1/1.5 इंटू रूट 2, ठीक है। हाँ रिया, क्या आंसर आया? Sir, same है 1/1.5 into √2. ठीक है, और किसी का आंसर आया? 2 लोगों के अलावा, प्रीति बनियाल। सर मेरा भी सेम है, 1/√2 into 1/1.5.
ओके, जिन लोगों का आंसर आ जाता है ना, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब मैं क्वेश्चन करवाता हूँ ना, उनको मुझे आगे आगे बोलते रखना चाहिए कि सर ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ भाई आपने एक्चुअल में किया है, चीटिंग नहीं की है, तभी मुझे भरोसा होता है, अदरवाइज भरोसा होता ही नहीं है। अब देखो, हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करने के लिए बोला, μ2 डिवाइडेड बाई μ1 इक्वल टू sin i डिवाइडेड बाई sin r। तो आप बोल दो μ2 डिवाइडेड बाई μ1 इक्वल टू sin i डिवाइडेड बाई sin r, यही है। Yes, sir. अब μ2 क्या है, μ2 क्या है मेरा, ग्लास वाला है 1.5 1.5 μ1 क्या है मेरा 1 है, इक्वल टू sin i कितना है मेरा 45 डिग्री, 45 डिग्री। और sin r मुझे पूछा है, तो sin r अगर आप देखोगे ना, तो sin r इक्वल टू, इधर ले जाओ 1.5 को इधर भेज दो, sin 45 डिवाइडेड बाई 1.5, तो क्या आ जाएगा, sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 into 1.5 इक्वल टू sin r। ये आपका आंसर होगी। क्लियर है सबको? ओके, सिमिलरली एक और क्वेश्चन करो, ये जल्दी करो थोड़ा। If the angle of incidence is 25 degree and angle of refraction is 32 degree, find the relative refractive index of media। relative refractive index पूछा है इसने, only directly mu पूछ लिया, मतलब indirectly आप बोल लो कि only mu पूछ लिया है। अब हमें sin 25 की वैल्यू नहीं पता और sin 32 की वैल्यू भी नहीं पता, यही है ना? Yes, sir. पता तो नहीं है, एग्जैक्टली नहीं पता, तो अब सिंपल साइन के टर्म में ही लिख दो आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। साइन के टर्म में लिख, जब वैल्यू नहीं पता 25 की वैल्यू कहां से लाओ, 25 अपॉन sin 32। आई की वैल्यू दे रखी है 25 डिग्री और आर की वैल्यू दे रखी है कितनी 32 डिग्री। आपको क्या चाहिए, म्यू चाहिए, तो क्या करोगे, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, तो क्या आएगा साइन 25 डिवाइडेड बाई साइन 32। क्लियर है? यस। ओके, तो आज हमने क्या क्या इनकी पढ़ा है? वैल्यूज कैसे पता लगी sin 25 और 32? बेटा ऑप्शंस ऐसे ही देते हैं, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, तो आपको साइन 32 और इसकी वैल्यू या तो वो देगा या फिर ऑप्शंस इसी के अकॉर्डिंग देगा, क्योंकि किसी को भी साइन 25 की साइन 32 की वैल्यू नहीं, इतना टाइम नहीं होता कि इनकी वैल्यू निकालो वहां पर जाके, इतना टाइम नहीं होता पेपर में, 1 मिनट मिलता है। वो पेपर बनाने वाला क्वेश्चन करने के लिए सॉल्व कर रहा है, क्वेश्चन सॉल्व न करने के लिए नहीं बना रहा है, एक बच्चे से क्वेश्चन होए ही ना, समझ रहे हो कि नहीं? यस इवन आप अगर प्रीवियस ईयर देखते होगे ना, कभी कभी तो वो सबसे पहले पेपर में जी की वैल्यू भी देते हैं, स्मॉल जी की वैल्यू भी देते हैं, सारी चीजें पहले दे देते हैं। वो नहीं चाहते कि बच्चे का टाइम वेस्ट हो, वो सिर्फ कंसेप्ट चेक करने के लिए पेपर लेते हैं, न कि आपकी कैलकुलेशन। तो ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा है जरा बोलो। सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन पढ़ा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा और स्नेल्स लॉ भी पढ़ा। हाँ ठीक है, वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आ गया वैसे। और हमने किए क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके देन फिर बच्चों मिलते हैं हम आपको सैटरडे को मिलेंगे ना अभी यस सर। इस वीक में। यस सर। हाँ सैटरडे को मिलते हैं, रिफ्रैक्शन में थोड़ा आगे और पढ़ेंगे और इसको रिवाइज करके आइएगा, लेकिन वहां पर यूज होगा इसका, इसलिए इसको रिवाइज करके जरूर आइएगा, ऐसा मत करना विदाउट रिवाइज किए हुआ आ जाओ, ठीक है? यस सर। ओके बच्चों, बाय एवरीवन। थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू सर। बाय सर। बच्चों, बाय।